जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर जो पहला हमारे पास एक प्रोसीजर था, एक पहला मेथड हमारे पास था, एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में ये हमने फाइंड किया था कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमें क्या प्रोसीजर करना है। आज का हमारा ये टॉपिक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है कि अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए कि आपने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करना है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक एग्जांपल को लेते हैं। एग्जांपल को लेके ये हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल इस किस्म की है। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्किल्ड टाइपिस्ट ऑन रूटीन वर्क कीप ए रिकॉर्ड ऑफ मिस्टेक्स मेड पर डे ड्यूरिंग 300 वर्किंग डे। एक शख्स है जो टाइपिंग करता है, तो उसकी टाइपिंग में उसकी जो गलतियां हैं वो हमने रिकॉर्ड की हैं। ये पहला जो कॉलम है इस पर लिखा हुआ है मिस्टेक्स पर डेज। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हैं, 0, 1, 2, 3 सीक्वेंस से लेकर 6 तक है हमारे पास। इसी तरह नीचे दूसरा हमारे पास कॉलम है नंबर ऑफ डेज़, मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी हमारे पास गिवन है। आगे जो उसका क्वेश्चन है जो हमसे डिमांड कर रहा है वो नीचे है। ये लिखा हुआ है टेस्ट दी हाइपोथेसिस दैट एक्स हैज़ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास वेरिएबल x है वो एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है बाय अप्लाइंग द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करें। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो टेस्टिंग प्रोसीजर जो भी है उसमें पहला स्टेप हमारे पास होता है, हमने अपना हाइपोथेसिस बनाना होता है H0 और H1। हमारे पास H0 में ये लिखेंगे स्टेटमेंट दी पॉपुलेशन हैज़ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमें पॉपुलेशन गिवन है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से है। और उसके बाद जो हमारे पास H1 है वो बनेगा द पॉपुलेशन डज नॉट हैव ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। H1 और H0 हमने बना दिया। इसके बाद दूसरा हमारे पास स्टेप जो है उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम शो करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर ना दिया गया हो तो हम अल्फ़ा की वैल्यू लगाते हैं 0.05। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। हर हाइपोथेसिस में, हर टेस्ट में हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। जो तीसरा स्टेप है ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि जो इस फार्मूले का, जो इस टेस्ट के लिए जो फार्मूला रिक्वायर्ड है उसको आपने यहाँ पे सिर्फ फार्मूले को लिखना होता है। तीसरे स्टेप में आपने वही फार्मूला यहाँ पे मेंशन करना होता है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एफ ई का मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसमें से हमें एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और एक फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी पड़ती है। इसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे
उसके बाद आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना होता है कि इस प्रोसीजर में या इस टेस्ट में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करना है। आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास किसी भी टेस्ट को टेस्ट करने के लिए, कोई भी हमारे पास जब इस किस्म का टेस्ट आ जाए, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जेड टेस्ट है, जो भी हमारे पास टेस्ट हैं उनके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं। उन दो वैल्यू को कंपेयर करके हम एच नॉट को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं। हर टेस्ट में दो वैल्यू, एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू और दूसरी होती है टेबल वैल्यू। जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो तो हम इस किस्म के फार्मूले लगाते हैं, हर टेस्ट की नौइयत के मुताबिक उसका अपना फार्मूला लगा के कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होती है टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो मज़ीद वैल्यू की ज़रूरत होती है। एक वैल्यू को हम अल्फ़ा की वैल्यू कहते हैं कि जो अगर गिवन है क्वेश्चन में तो ठीक है वही इस्तेमाल करेंगे। अगर वो अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से ये वैल्यू लगा लेते हैं 0.05। इसी अल्फ़ा के वैल्यू के साथ हमें एक दूसरी वैल्यू की ज़रूरत होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फ़ा हमारे पास दो वैल्यू होंगी तब हम टेबल वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली हमारे पास ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट पैरामीटर हमारे पास कितने हैं। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट चल रहा है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास फार्मूला ये है k-1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। अब के हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। -1 ये फार्मूले के अंदर है, -1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर का मतलब ये है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी अंडर स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कितने हैं। अब पैरामीटर का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स का मतलब ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमें किन किन वैल्यू की ज़रूरत है। जो वैल्यू जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरत होती हैं कि उसके फार्मूले में उन वैल्यू के ना होने से हम वो फार्मूला फाइंड नहीं कर सकते, तो इन वैल्यू को कहते हैं हम पैरामीटर। अब ये कंसेप्ट हमें और इजीली समझ आ जाएगा जब हम इसके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल लेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हम फार्मूला देखेंगे। अब ये देखते हैं कि हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कुछ इस तरह से है, n e की पावर माइनस म्यू की पावर x ओवर x। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास बाकी जितनी भी वैल्यू हैं ये हमें प्रोवाइड होंगी डेटा के अंदर। जो n है कैपिटल ये भी हमें हर क्वेश्चन में गिवन होगा। जो यहाँ पे e है ये भी फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है।
जो x हमारे पास चल रहा है ये x की वैल्यू भी हमारे पास गिवन होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इस x की भी वैल्यू यही वैल्यू इस्तेमाल होगी। अब इस फार्मूले के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा हमारे पास देखने को चीज़ आई है जो हमने अभी फाइंड करनी है, जो हमें ज़रूरी नहीं है कि वो हमें फार्मूले के अंदर या क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। तो ऐसी हम अगर अपनी इसको लैंग्वेज में इसको डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे ऐसी चीज़ जो फार्मूले के अंदर हमें ख़ुद से फाइंड करनी पड़े, क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि गिवन हो। अगर गिवन है तो कोई मैटर नहीं, अगर नहीं गिवन तो हमें वो फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब ये कि उसके फाइंड करने के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, उसको हम कहते हैं पैरामीटर। तो अब हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइसन का फार्मूला देखने से ये पता चला कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसका हमें फार्मूले की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ म्यू ऐसी वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। इसी वजह से हम कहेंगे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है। तो अब हम वापस अपने उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ जाते हैं कि कैटेगरीज हो गई, -1 फार्मूले का, माइनस नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड पैरामीटर। अब नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड पैरामीटर की जगह हम लिखेंगे 1। क्यों कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पैरामीटर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 है। आगे जाते हैं कैलकुलेशन पे, तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये कैलकुलेशन में करेंगे। हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 1 पैरामीटर म्यू, कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक ही हमारे पास पैरामीटर होता है जिसको हम म्यू कहते हैं। ये बात हम तय कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला दोबारा वही डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला k-1 माइनस नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड पैरामीटर। हमारे पास k जो है इसमें यहाँ पे देखने से तो हमें पता चल रहा है कि हमारी कैटेगरी 6 हैं, लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि यहाँ पे k की वो वैल्यू लगाएंगे, वो कैटेगरीज लगाएंगे जो हमारे क्वेश्चन के अंदर हम जिनको स्टडी कर रहे हैं, जिनको हम रिक्वायर्ड है हमारे लिए। ये 4 क्यों आया, यहाँ पे हमने 6 क्यों नहीं लिखा, ये इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे 4 लगा के ये नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड पैरामीटर 1 लगा दिया, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर 1 है म्यू। इसकी तादाद लिख दी, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की फ़ाइनल वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए यही फार्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का लगा के हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। n कैपिटल N e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x, i का मतलब ये है कि x की पहली वैल्यू 1 लगाएंगे तो पहली ही हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। फिर x i की जगह x की दूसरी वैल्यू लगाएंगे, ये 2 पड़ी है तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे नीचे भी x की वही वैल्यू डिवाइड करनी है। इसके बाद आगे चलकर हम यहाँ पे हमने ये पॉइंट छोड़ रहे हैं अभी तक, आगे चल के इसको क्लियर करते हैं कि ये 4 क्यों लगाया। ये देखें हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो मिस्टेक्स हैं पर डे वो 0 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है ये भी हमें कॉलम जो है हमारे पास गिवन था। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने कैसे फाइंड करनी है,
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमने अभी ये फार्मूला लगाया कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ये फार्मूला लगाया, कैपिटल N e की पावर माइनस म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। अब इसमें e की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, कैलकुलेटर से हम फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यू हमें यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो ये हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू है, 300 हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू है। अब इसी फार्मूले में वैल्यूज़ जब पुट करेंगे, पहली मर्तबा x की जगह 1 आ जाएगा, इस x की जगह भी, और इस x की जगह भी 1 आ जाएगा। लेकिन हमें अब म्यू की ज़रूरत है, तब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकेंगे। अब म्यू की क्या चीज़ है, म्यू हमारे पास होता है पॉपुलेशन मीन। हमारी पॉपुलेशन जो थी वो ये x का कॉलम और ये f का कॉलम, x और f के हमारे पास दोनों कॉलम मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। म्यू होता है पॉपुलेशन मीन, और मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, और x बार का फार्मूला होता है समीशन f ऑफ x ओवर समीशन f। अब ये हमारे पास फार्मूला है, इन दो कॉलम से हम, ये x का कॉलम है, ये f का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, ऊपर लगा देंगे वैल्यू, f के कॉलम को सम करके नीचे डिवाइड करेंगे, हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। म्यू की वैल्यू हमारे पास जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.89 आ जाएगी। अब 0.98 आने से हमने उसी फार्मूला, ये जो अभी हमने ये देखा है, इस फार्मूले में म्यू की वैल्यू पुट करके ई की, और यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू पुट करके इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो पहली हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी। अब इसको चेक करते हैं कि हमने ये कैसे फाइंड किया। ये इस फार्मूले में वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद इनको सॉल्व किया, नीचे 1 बच जाएगा। अब बाकी इसी तरह सारी वैल्यू पुट करते करते हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बन जाएगी। अब ये हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जब कॉलम बनाया तो इसमें एक पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन अक्सर पेपरों में रिपीट होता है। ये पॉइंट ये कि आपने जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, इसमें आप देखेंगे कि हर फ्रीक्वेंसी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये 5 से, इसका आंसर बड़ा या 5 होना चाहिए। दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये एक क्लास हो गई, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी, हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो 5 या 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये भी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये 5 से कम है। इस वजह से इससे जो प्रीवियस क्लास है इसको भी साथ ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करते हैं जब, तो इन दोनों को 0.1 और 0.6 को जब दोनों इन क्लासों को ऐड करते हैं फिर भी 5 नहीं बन रहा आंसर। जब पहली ये आखिरी क्लास, इससे पहली और इससे पहली, जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं 3.2 प्लस 0.6 प्लस 0.1, इन जब तीनों को ऐड करते हैं फिर भी हमारे पास 5 नहीं बन रहा आंसर। हमने आंसर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का 5 बनाना है। अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो फिर इसको छेड़ने का कोई मकसद नहीं है।
जब 5 से कम होगा आंसर तो फिर हम इस में ऐड करते जाएंगे पिछली वैल्यू जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की है। अब इस फ्रीक्वेंसी में इस क्लास को ऐड किया, इस क्लास में इन सारों को ऐड कर, जब तक हम इन चारों को ऐड नहीं करते हमारे पास 5 से आंसर कम आ रहा था। हमने जब इन चारों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारे पास 18.4 आ गया। जब इनको ऐड किया तो इसी तरह यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उनको भी ऐड करके लिखना पड़ेगा। जहाँ तक आपने ऐड किया, जहाँ तक आपका 5 आंसर नहीं आ रहा था, आप ऐड करते गए। जितने तक आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ऐड किया उतने तक आप ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करते जाएंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जब तो 18.4, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो 25। अब इन दो वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये इस्तेमाल करेंगे, ये बाकी नहीं इस्तेमाल नहीं होगी। 18.4 इस्तेमाल होगा, इसी ये और ये भी हमारे पास बाकी जो वैल्यू है वो ये इस्तेमाल नहीं होगी। हमारे पास अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की कौन कौन सी वैल्यू बाकी हैं? 143, 90, 42, 25। अब ये जो 4 वैल्यू हैं सिर्फ ये इस्तेमाल होंगी, बाकी ये जो वैल्यू है 12, 9, 3, 1, इन 12, 9, 3, 1 की जगह 25 इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये वैल्यू अब हमारे क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे इस्तेमाल के लिए वैल्यू 143 एक वैल्यू हो गई, 90 2 वैल्यू, 42 3 वैल्यू, 25 4 वैल्यू। ये 4 वैल्यू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की और 4 वैल्यू ये 123.2, 109.6, 48.8 और 18.4, ये 4 वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की इस्तेमाल होंगी। अब ये जो हमारे पास दो वैल्यू हैं, ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होंगी। ये कॉलम इसमें 25, ये 3 और ये 4, ये वैल्यू हमारे पास इस्तेमाल होंगी। अब हमने क्या किया? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस किया, ये आया। इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस किया, ये आया आंसर। इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस किया, ये आंसर आया। अब हम 25 में से 18.4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 6.6। अब इसी तरह ये हमारे पास 4 वैल्यू इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 4 वैल्यू इस्तेमाल की। कैटेगरीज़ अब हमारे पास 6 इस्तेमाल नहीं होगी, 4 इस्तेमाल हो रही हैं, जिस वजह से हमने यहाँ पे ये कैटेगरीज़ के की जगह 4 इस्तेमाल किया। इस 4 को लगाने का जो सारी डिटेल थी हमने यहाँ से फाइंड कर ली कि ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम में के कैटेगरीज़ की जगह 4 क्यों इस्तेमाल करें। अब ये ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वही वैल्यू इस पर डिवाइड कर देंगे दोबारा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये 3 और ये 4, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद ये इनको जब सम करेंगे तो ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू 10.01 हमारे पास आ गई। ये अब एक नोट भी यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है इन एनी ऑफ द क्लासेस, किसी भी क्लास में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है शुड बी एट लीस्ट 5। हमेशा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की हर क्लास में 5 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू। एट लीस्ट 5 का मतलब ये है कि कम से कम 5 हो, 5 से कम काम नहीं चलेगा। देयरफॉर वी ऐड दी लास्ट 4 क्लासेस, इसलिए हमने आखिरी 4 जो क्लासेस हैं उनको ऐड किया। उसके बाद हमारे पास जो 5वां स्टेप है वो है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन में हम ये चीज़ शो करते होते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू
और टेबल वैल्यू में से कौन सी वैल्यू छोटी आ जाए या कौन सी वैल्यू बड़ी आ जाए, तो एच नॉट को कब रिजेक्ट और एच नॉट को कब एक्सेप्ट करते हैं। अब जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर ये बड़ी या बराबर आ जाए टेबल वैल्यू से, फिर हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। क्रिटिकल रीजन का मतलब ये है कि जो आप रीजन यहाँ पे मेंशन करेंगे वहाँ पे एच नॉट रिजेक्ट होगा, क्योंकि जो भी हम जितनी भी टेस्ट्स हम कर रहे होते हैं इसमें हमारी इंटरेस्ट एच नॉट को रिजेक्ट करने में होती है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में वो एच नॉट हमारे पास रिजेक्ट ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमारी इंटरेस्ट जो है, क्योंकि हम जो हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे होते हैं इनका सारे का मकसद ये होता है कि किसी फील्ड के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी आई है, कोई मिस्टेक आई है जिसको हम चेक कर रहे हैं। इस वजह से हम गलती को चेक कर रहे होते हैं, मतलब एच नॉट को रिजेक्ट करने को हमारे जहन में होता है कि एच नॉट कब रिजेक्ट होगा। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ जाएगी टेबल वैल्यू से तो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अब चूँकि टेबल वैल्यू हमारे पास अगर 0.05 ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो ये टेबल की वैल्यू 5.99 आ गई हमारे पास और कैलकुलेटेड वैल्यू 10.01। अब ज़ाहिरी बात है कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ पे लिखेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन दी क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ये था हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है BA BSc BS स्टैटिस्टिक, और BS स्टैटिस्टिक में 4th सेमेस्टर में इस्तेमाल होती है। और बाकी जितनी भी डिपार्टमेंट में काई स्क्वायर का टेस्ट है या काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हुए।